गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। बेटा आज हम आपको जैविक क्रिया से पोषण व पाचन का भाग 9 के विषय में बताएंगे। आपने इसके पूर्व यह पढ़ा था कि किस प्रकार से छोटी आंत में डाइजेशन होता है और डाइजेस्टेड फूड मटेरियल आप वहाँ किस प्रकार से अवशोषित कर लिया जाता है। इसके बाद वह जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल से पोषक तत्व अवशोषित कर लिए जाते हैं, उसमें बचा हुआ शेष भाग जिसमें अब किसी प्रकार का पोषक तत्व नहीं है, वह बड़ी आंत में जाता ही है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। यह बड़ी आंत जो है लगभग आपकी जो है यह यहाँ पे भोजन लगभग 2-3 घंटे रुकते हैं और यहाँ पर भोजन में उपस्थित जो जल है उसको बड़ी आंत की दीवार के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और लास्ट प्रोडक्ट के रूप में वह जो है वहाँ पे मल का फॉर्मेशन होता है और वह बड़ी आंत के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है मल द्वार के द्वारा। आप जानते हैं कि बेटा यह जो मल है इसमें जो दुर्गंध है वह इंडोल और स्कैटोल नामक पदार्थ के कारण होता है और इस तरीके से इसके कारण मल में दुर्गंध आता है। और आप तो बेटा आप जो है यह पाएंगे कि बड़ी आंत जो है यहाँ किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं हो रहा है और यहाँ पे जो जल है वह जल अवशोषित कर लिया जाता है और समय समय पर यहाँ जो वर्ज्य पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ के रूप में मल का फॉर्मेशन हुआ है वह बाहर निकाल दिया जाता है। इसके अलावा आप यह भी जानिए कि ई कोलाई नामक जो बैक्टीरिया होती है वह भी बड़ी आंत में उपस्थित होती है, वहाँ सहजीवी के रूप में वह पाया जाता है और ये इसके अतिरिक्त सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन भी बड़ी आंत में होता है। और यह जो अभी मैंने एक बात बताया कि मल में दुर्गंध जो आता है वह इंडोल और स्कैटोल नामक पदार्थ के रासायनिक पदार्थ के फॉर्मेशन के कारण मल में दुर्गंध आता है। तो यहाँ तक आपकी बात आ गई, किसकी पाचन से संबंधित बात जो थी वो हो गया। अब आपका पाचन के बाद होता है अवशोषण। आप यह जानिए कि पाचन के बाद क्या होगा, अवशोषण। आपने यह पढ़ा छोटी आंत में जो है जो डाइजेस्टेड मटेरियल था वो रसांकुरों के द्वारा इस तरीके से जो छोटी आंत की दीवार पे ब्रश बार संरचनाएं हैं उसके द्वारा क्या कर लिया गया, अवशोषित कर लिया गया। और अवशोषित होने के बाद यहाँ पे रक्त की केशिकाएं लपेट के रखी हैं इसको चारों तरफ से। इस रसांकुर के ऊपर रक्त की केशिका है, वह रक्त में चला जाता है केशिका के माध्यम से और पूरे शरीर में फैल जाता है। उसके बाद स्वांगीकरण का आता है मेथड। स्वांगीकरण की बात आती है। स्वांगीकरण कहने का अर्थ हो रहा है कि यह अवशोषित भोज्य पदार्थ जो है वह सेल टू सेल पहुंचेगा, हर सेल पे पहुंचेगा जहां उसकी नीड होगी और उस सेल के द्वारा वह भोज्य पदार्थ ले लिया जाएगा और लेने के बाद उस भोज्य पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त की जाएगी सेल को। और जो ऊर्जा वह मिलेगी सेल को, जैसे मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट लिया उसने, फैटी एसिड लिया, एमिनो एसिड लिया, इन सब चीज़ों को नाइट्रोजन के बेस लिया। अब जो भी चीज़ें वो लेगा अब अपने अकॉर्डिंग वह उस चीज़ को सेल के अंदर सिंथेसाइज करेगा और एनर्जी के द्वारा अपने जैविक क्रियाओं को करेगा। इस तरीके से आत्मसात करना, अवशोषित भोज्य पदार्थ का कोशिका के द्वारा आत्मसात करके ऊर्जा बनाना और उस ऊर्जा का अपनी जैविक क्रियाओं में प्रयोग करना क्या कहलाता है, स्वांगीकरण कहलाता है। और अंतिम प्रक्रिया जो होगी वह अंतिम प्रक्रिया के रूप में आप क्या पढ़ेंगे कि बहिक्षेपण। बहिक्षेपण कहने का अर्थ हो रहा है कि यह एक ऐसा प्रोसेस है, आप जानते हैं कि तमाम जैविक क्रियाओं के बाद
तमाम उपापचय क्रियाओं के बाद आपके शरीर में सारी चीज़ें अच्छी नहीं बन रही हैं, ऊर्जा के अतिरिक्त उसमें जो चीज़ें लास्ट में बचती हैं वो चीज़ें हानिकारक रूप में होती हैं, वर्ज्य पदार्थ के रूप में होती हैं उन मेटाबॉलिज्म वेस्ट के अनुसार। जैसे आपका ये नाइट्रोजनस वेस्ट हो सकता है, नाइट्रोजन से प्रोटीन के बने हुए वेस्ट हो सकते हैं, या गैस के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, या आपका मूत्र के रूप में हो सकता है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में आप अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं फिलहाल। तो ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? बहिक्षेपण कहलाती है, या उसी का एक दूसरा नाम उत्सर्जन भी है। तो इन बातों को आपने अब तक के वीडियो में यहाँ आपने जाना। इस तरीके से पोषण और पाचन का यह एक जो अध्याय था वो खत्म होता है। अगले अध्याय में, अगले वीडियो में हम आपको श्वसन के विषय में बताएंगे। तब तक के लिए कुछ प्रश्नों को आपसे पूछा जा रहा है और उसके उत्तर भी दिए जा रहे हैं। उन प्रश्नों के उत्तर आप जानिए जो कॉमन रूप से आपके बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि पाचन से संबंधित दो मुख्य पाचक ग्रंथियों का नाम बताइए, तो आप बताएंगे यकृत और अग्नाशय। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि शरीर के अंदर सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन है, तो आप क्या बताएंगे? यकृत। अगर आपसे कोई पूछे कि शरीर के अंदर वह कौन सी ग्रंथि है जो मिश्रित ग्रंथि के रूप में कार्य करती है, तो आपका उत्तर होगा अग्नाशय। अग्नाशय या पैंक्रियाज जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो ये पैंक्रियाज या अग्नाशय जो होता है वो मिश्रित ग्रंथि के रूप में कार्य करता है। तो आप यह भी कह सकते हैं कि अगर आपसे पूछ लिया क्यों जो है कि अग्नाशय आपका क्या है? मिश्रित ग्रंथि है, तो इसका जवाब आप क्या देंगे? इसका जवाब आप यह देंगे कि चूंकि अग्नाशय के द्वारा हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का सिक्रीशन होता है, इसलिए अग्नाशय को क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। और भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे मानव दंत फार्मूला पूछा जा सकता है। तो मानव दंत फार्मूला में आपको मैंने दो चीज़ें बताई है। दो चीज़ों में एक बच्चों का डेंटल फार्मूला बताया गया है, एक एडल्ट का बताया गया है। अगर याद है तो आप बच्चों का जो दंत सूत्र है, बच्चों का दंत सूत्र इस तरीके से आप लिखते हैं कि ICPM एंड M। तो I आपने इस तरीके से आपने कर लिया, मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 10/10 इक्वल टू 20। तो ये आपका क्या हो गया? बच्चों का दंत फार्मूला हो गया कि I मीन्स इंसीजर, 2/2, कैनाइन C मीन्स कैनाइन, 1/1, एंड प्रीमोलर मीन्स 0/0, एंड मोलर मीन्स 2/2 इक्वल टू मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 10/10 इक्वल टू 20। तो ये डेंटल फार्मूला आपका बच्चों का हो गया। अगर वयस्क का दंत फार्मूला पूछ लिया गया तो आप इस तरीके से लिखेंगे, वयस्क का दंत सूत्र ICPM एंड M इक्वल टू 2/2, 1/1, 2/2, 3/3, मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 16/16 इक्वल टू 32। तो ये आपका जो होगा ये वयस्क का दंत सूत्र हो गया। आपसे पूछा जाता है कि मुख में कितनी पाचक मतलब कितने लार की ग्रंथियाँ उपस्थित है, तो आपका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? 3 जोड़ी। जिस नाम बताइए अगर पूछ लिया गया तो नाम आप क्या बताएंगे? अधोवन, अधोजिह्वा और कर्णमूल ग्रंथियाँ। इस तरीके से अगर आपसे कोई पूछ लिया कि भाई यह बताइए कि स्टोमक से निकलने वाले कौन कौन एंजाइम हैं, तो आप कहेंगे पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज। और क्या निकलता है पूछ लिया गया तो HCl बताएंगे। यदि HCl का फंक्शन पूछ लिया गया तो HCl के फंक्शन के तौर पे आप क्या बताएंगे कि यह भोजन को सड़ने से बचाता है। पहली बात, भोजन में आए हुए हानिकारक सूक्ष्म जीवों को किल करता है, तथा निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलने का काम करता है। तो ये सारी चीज़ें
आपसे पूछी जा सकती हैं। और इसके अलावा आपसे अग्नाशय में पाए जाने वाले एंजाइम भी पूछे जा सकते हैं। अग्नाशय से निकलने वाले हार्मोन्स के नाम पूछे जा सकते हैं। जैसे अग्नाशय से निकलने वाले हार्मोन्स का नाम क्या है? इंसुलिन और ग्लूकागॉन है। ये किन कोशिकाओं से निकलती है? इंसुलिन बीटा कोशिका से निकलती है, ग्लूकागॉन जो होता है अल्फा कोशिका से निकलती है। तो इस तरीके से प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछ लिया गया ट्रिप्सिन कहाँ से सिक्रीट होता है, तो आप बताएंगे ट्रिप्सिन जो होती है वो अग्नाशय से सिक्रीट होती है, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करती है। आपसे यह पूछा जा सकता है कि रोटी चबाने के बाद मीठी क्यों लगती है, तो इसका एक सहज सा उत्तर होगा, रोटी चबाने के बाद इसलिए मीठी लगने लगती है क्योंकि उसमें पॉलीसैकेराइड होता है। जब रोटी में पॉलीसैकेराइड होता है, जब वो लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम के साथ क्रिया करती है तो उसके बाद क्या हो जाता है कि वह जो पॉलीसैकेराइड था मोनोसैकेराइड में टूटता है, डाइसैकेराइड में टूटता है। तो इस तरीके से रोटी हमको क्या लगने लगती है? मीठी लगने लगती है। तो ये तमाम प्रश्न ऐसे हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं इस लेसन से। तो ये आपका लगभग पोषण और पाचन से संबंधित बातें जो थी इस प्रकार से यहाँ खत्म होती हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको श्वसन क्रिया के विषय में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।